हेलो गाइस, वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आप सभी को पवन जी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं और आशा होगा कि आप फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे और आपको समझ आया होगा और मुझे उम्मीद है आप समझ करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किए होंगे कि मुझे समझ आ गया। आज मैं उसी का सेकेंड लेक्चर लेकर आया हूं और आज हमारा चैप्टर समाप्त होने वाला है 2 ही लेक्चर में। मैं प्रयास करूंगा सारे चीज़ को अच्छे तरीके से बताऊं और समझाने का प्रयास करूंगा। ओके बच्चों, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और अपनी माइनॉरिटी को खोइएगा नहीं, अपनी एबिलिटी को और कैपेसिटी को खोइएगा नहीं, क्योंकि आपकी कैपेसिटी ही आपको पूरा लेक्चर दिखवाएगा और आपकी एबिलिटी ही आपकी पढ़ाई की जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में सेट करवाएगा। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इस प्रकार जरा गौर फरमाइएगा बच्चों। कहा जाता है न थके हैं पाँव कभी ना ही हिम्मत हारी है, न थके हैं पाँव कभी ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर आज भी मेहनत जारी है। तो इसी प्रकार से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले पढ़ाएंगे आपको प्रिज्म। कल मैंने पढ़ा दिया था नेत्र और आज मैं पढ़ाऊंगा प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म क्या है, सिंपली आप याद रखिएगा। प्रिज्म एक्चुअली दिखता है इस प्रकार और इसमें आपको दिख रहा होगा कि जैसे मान लीजिए एक प्रिज्म लिए हम, तो उसमें से एक बाहर की तरफ त्रिभुज दिख रहा होगा और एक अंदर की तरफ मतलब पीछे की तरफ दिखता है त्रिभुज। तो एक त्रिभुज बाहर की ओर हो गया और दूसरा पीछे की ओर हो गया त्रिभुज। तो आगे भी त्रिभुज रहता है और पीछे भी त्रिभुज रहता है। तो हमारा क्या रहता है, 2 त्रिभुजाकार आधार होता है, क्लियर, और 3 आयताकार पार्श्वपृष्ठ होता है। 3 आयताकार, आयत का मतलब क्या होता है, 4 भुजा। अब देखिए, क्या आपको ये 4 भुजा नजर आ रहा है? अरे देखिए ना, जरा देखिए अच्छा से। क्या आपको ये 4 भुजा, एक भुजा हुआ, फिर 2 भुजा हुआ, फिर 3 भुजा हुआ और ये देखिए चौथा भुजा। तो एक तो इधर होता है, एक तो यहाँ होता है, एक इधर और एक नीचे की ओर होता है। तो 3 हमारा क्या हो गया, आयताकार पार्श्वपृष्ठ होता है। इसी को बोलते हैं प्रिज्म। तो कोई अगर पूछे तुम्हें प्रिज्म तो क्या बोलिएगा? अरे प्रिज्म इज नथिंग बट, बोलिएगा प्रिज्म इज नथिंग बट। प्रिज्म क्या है? 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्वपृष्ठ होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। अब आपको पता है कि जब 2 पार्श्वपृष्ठ होता है तो उसके बीच में एंगल बनता है। तो उस एंगल का नाम क्या बच्चा? उस एंगल का नाम है प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण। वे कहते हैं प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के बने कोण को क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। जहां कॉन्सेप्ट आएगा बताने का, मैं कॉन्सेप्ट में रुकूंगा। जहां हमको बताने का रहेगा सिर्फ मतलब बताने का रहेगा डिफिनेशन, वहां डिफिनेशन बता के आगे बढ़ूंगा। अब आता है हमारा विचलन कोण। क्या आता है? विचलन कोण। विचलन कोण अगर आप समझते हो तो समझ जाइए कि आपने इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन चीज सीख गया। सबसे क्या सीखा? बेहतरीन चीज सीख गया। तो हम आपको बताने वाले विचलन कोण। उससे पहले मैं बताऊंगा आपको प्रकाश का अपवर्तन। मैं बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप क्या कीजिएगा, मतलब अभी जैसे हम पढ़ा रहे आपको, हम आपको पढ़ा रहे मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन समझना चाहते हैं इस चैप्टर को तो आप प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर पढ़ के आइए। अगर वो चैप्टर आप नहीं पढ़े हो तो मैं लिख के कहता हूं, सिर्फ आप पढ़ सकते हो इस चैप्टर को, समझ नहीं सकते हो, गारंटी के साथ कहना चाहते हैं। बट पवन जी क्लास आपके साथ में है, तो मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट जो आता है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन वाले चैप्टर से जो इसमें आता है, मैं एक बार बताऊंगा इस चैप्टर में भी, क्योंकि हमारे बच्चे चाहते हैं कि पवन जी क्लास में सब चीज मिलता है और उसी टाइम मिलता है जिस टाइम समझने का रहता है, इसलिए मैं लेकर आया हूं। तो विचलन कोण को बताने के पहले मैं आपको बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट को। हम जानते हैं कि हमारे प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन वाले चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट था, प्रकाश का अपवर्तन। उस कॉन्सेप्ट में बोलता है कि जब कोई प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम आती है, विरल माध्यम कौन हो गया? ये हवा। लेकिन जैसे ही पानी आएगा, जैसे ही कांच आएगा, जैसे ही अनदर और चीज आएगा, जब वायु से आती है और कोई सघन माध्यम में पानी में डूबता है तो क्या होता है, प्रकाश की किरणें सीधा जाने छोड़ के अभिलंब की ओर झुक जाती है या फिर अभिलंब की ओर दूर भाग जाती है, अभिलंब से दूर भाग जाती है। लेकिन हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जब विरल से सघन में आएगा
तो अभिलंब के और झुक जाएगा, अभिलंब के और झुक जाएगा। लेकिन सघन से जब विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा, अभिलंब से दूर भाग जाएगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप विचलन कोण को अच्छा समझ पाएंगे। अभी आप विचलन कोण का जो डिफिनेशन है आप मत पढ़िए, मैं लिख के कहता हूँ। जब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा यहाँ पे इस डायग्राम में तो मैं लिख के कहता हूँ कि अपने आप इसका डिफिनेशन, विचलन कोण का डिफिनेशन आप खुद बोल लोगे, गारंटी के साथ कहता हूं। डेविएशन एंगल उसको बोलते हैं, किसको? विचलन कोण को बोलते हैं डेविएशन एंगल। पहले ये समझिए, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम आते हैं तो प्रकाश की किरणें अपने पाथ पर ना गति करके अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आते हैं, सघन से विरल मतलब पानी से जब हवा में आते हैं तो अभिलंब से दूर भाग जाता है। देखिए ये अभिलंब था, अभिलंब से दूर भाग गया, ये अभिलंब था, अभिलंब की ओर झुक गया। जाना चाहिए था इसको ऐसे, जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन झुक गया किधर? अभिलंब की ओर। अरे आया कि नहीं आया? अब इसका कॉन्सेप्ट मैं बाद बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा, पहले बताऊंगा विचलन कोण के बारे में। देखिए विचलन कोण क्या है। सो इस डायग्राम को मैं मिटाता हूं और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आप ये मत सोचिए कि मैंने सब चीज़ लेकर आया है, सब चीज़ उतार के दे दिए, ऐसा नहीं है भाई। हम आपको समझाएंगे, एक एक करके समझाएंगे, चिंता क्या करते हैं आप, है ना? आपको हम एक एक करके समझा देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं लेकर आता हूँ इसलिए ताकि आपका टाइम बचे और मेरे को भी टाइम बचे बताने में, क्योंकि आपको बताते समय हम इतना बार बोलते हैं ना कि आपको लर्न हो जाता है, इतना बार रिपीटेशन करवाते हैं कि आपको लर्न हो जाता है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि आप मेरे से पढ़ें तो आपको लर्न क्लास में 80% से एबव हो जाए। अरे 10% बचेगा तो वो तो रिवीजन जब करोगे तो आध हो ही जाएगा। देखिए अब मैं बताता हूँ विचलन कोण क्या है। देखिए सबसे पहले मैंने एक प्रिज्म लिया, मैंने क्या लिया? एक प्रिज्म लिया, और आप लोग ही बताना कि हम क्या करेंगे। मैंने एक प्रिज्म लिया और इस प्रिज्म में मैंने क्या किया? एक श्वेत रंग, मतलब मान लीजिए कि कोई किरणें डाला, कोई किरणें डाला, और ये किरणें कौन? ये किरण जो होती है इसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? आपतित किरण बोलते हैं। और हम जानते हैं कि बच्चा यहाँ पे क्या होता है? अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब। हम आपको बताना चाहते हैं कि एक किरणें जो थी ये प्रिज्म से जाना चाहिए था, इसको इस प्रकार चल जाना चाहिए था। देखिए इस प्रकार चले जाना चाहिए था, लेकिन क्या ऐसे जाएगा? क्या नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है? हमारी प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो ये अभिलंब था, ये अभिलंब के ओर झुक जाएगा, और ये झुकेगा किस प्रकार? इस प्रकार झुक जाता है। देखिए इधर जाना चाहिए था लेकिन अभिलंब की ओर झुक गया। अब समझिएगा ध्यान से, अभिलंब की ओर झुक गया, है ना? अब देखिएगा, अब यहाँ पे भी फिर क्या आ गया? हमारा एक आ गया, हमारा क्या? हमारा एक आ गया, हमारा अभिलंब आ गया। अभिलंब का मतलब नॉर्मल होता है। क्या होता है बच्चा? नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल होता है। अब देखिए ध्यान से, अब ये था हमारा विरल सघन माध्यम। अरे ये हवा वाला जो पार्ट होता है ना, हवा वाला जो माध्यम होता है उसको बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। और जो हमारा ये कांच हो गया, हमारा प्रिज्म हो गया, हमारा पानी हो गया, हमारा दूध हो गया, अनदर जो भी चीज आप ले सकते हैं वो हमारा क्या होता है? सघन माध्यम। क्या होता है? सघन माध्यम। सघन माध्यम होता है। तो जब सघन माध्यम से बाहर निकलता है ना विरल माध्यम में, ये भी क्या हो गया? विरल माध्यम हो गया। ये भी हमारा क्या पार्ट हो गया? विरल, क्योंकि ये भी हवा वाला पार्ट है। तो जब विरल माध्यम में ये फिर जाता है तो इसको जाना चाहिए था इसी प्रकार, सॉरी देखिए इसको जाना चाहिए था इसी प्रकार। देखिए ध्यान, जाना चाहिए था इसी प्रकार। देखिए ध्यान से, जाना चाहिए था इसी प्रकार, लेकिन ऐसा जाएगा क्या? ऐसा जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब सघन से विरल जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है, अभिलंब से दूर। तो अभिलंब यहाँ था, अभिलंब यहाँ था, इससे दूर भागेगा। इसका मतलब है कि ये नीचे की ओर आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। और देखिए इसका जो पीछे क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा, और जहाँ प्रतिबिंब दोनों रेखा कटेगा, दोनों रेखा कटेगा, है ना, दोनों रेखा यहाँ पे कटा इस जगह, तो यहाँ पे एक कोण बनता है जिसका नाम क्या होता है? विचलन कोण होता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि डायग्राम पहले से लावे या हम कभी भी उतारें, आपको मैं कॉन्सेप्ट बताने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। ये हमारा क्या हो गया? विचलन कोण हो गया। क्या बच्चा हो गया? विचलन कोण हो गया। अब नामकरण कर देते। देखिए इसको मानते ए, इसको मानते बी, इसको मानते हैं सी, इसको मानते हैं मान लीजिए डी, और इसको मानते हैं जी। अब बोलिए ए बी वाले कौन हो गया? किरण। ए बी हमारा क्या हो गया? आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण।
और बताइए BC क्या हो गया, BC ये हमारा क्या हो गया, अपवर्तित किरण। क्या हो गया बच्चा, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और लास्ट हमारा जो होता है CD, CD क्या हो गया, निर्गत कोण। क्या हो गया, निर्गत कोण, सॉरी निर्गत किरण, निर्गत किरण। और जो एंगल बना एंगल G वो क्या हो गया बच्चा, उसका हो गया विचलन कोण। क्या हो गया, विचलन कोण, विचलन कोण। और देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी एक एंगल बना, देखिए एक एंगल यहाँ पे भी बना, तो इसे क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए G के बाद देते इसको F, तो एंगल F क्या हो गया, निर्गत कोण। क्या हो गया, निर्गत कोण हो गया, निर्गत कोण। और देखिएगा ध्यान से, एक एंगल यहाँ पे भी बना, तो अगर इसको एंगल मानेंगे I, इसको एंगल मानेंगे, अगर इसको एंगल मानेंगे I, इसको मानेंगे R, तो यहाँ लिख सकते हैं आपतन कोण एवं परावर्तन कोण भी लिख सकते हैं। बट इतना ही आप जानिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ अपवर्तित किरण, ये हो गया निर्गत किरण। हम लोग जब प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ते थे बच्चों, तो दो कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। पहला, प्रकाश की किरणें जब आती है मतलब आपतित होती है, तो उसी एंगल से परावर्तित हो जाती है। लेकिन जब हम अपवर्तन पढ़ते हैं तो तीन चीज पढ़ते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और प्लस में निर्गत किरण, तीन चीज। और वहीं पे जब इसका बनता है पीछे की इमेज प्रतिबिंब, तो जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग विचलन कोण बोलते हैं, डेविएशन एंगल बोलते हैं। अब आप लोग खुद बोलिए, अब इसको पढ़े थे नहीं, अब बोलिए आपतित किरण और निर्गत किरण, ये क्या था, निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। वही निकल है, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, विचलन कोण कहते हैं। क्लियर हो गया। अब बताइए क्या कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत रहा, ये कॉन्सेप्ट जो बताया आपको क्या दिक्कत हुआ, विचलन कोण हमें बनाना पड़ा चित्र, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगा कि मैं पहले से लिख के आया, अरे लिख के तो लाते हैं, बट अगर कहीं समझाना भी पड़े तो मैं लिख के क्या उसको मिटा करके फिर आपको समझा सकते हैं। तो आप लोग ये चिंता नहीं कीजिए कि मैं पहले से लिख के आया हूं, अरे लिख के इसलिए लाता हूं कि ताकि आपके टाइम बचे। ठीक है, ये हो गया आपका खत्म। अब आता है स्पेक्ट्रम। क्या आता है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, ये सिंपल क्या होता है सुनना है। ये होता है सूर्य का श्वेत प्रकाश। सूर्य से कौन सा प्रकाश निकलता है, श्वेत प्रकाश निकलता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी मतलब बैंड में व्यक्त कर देता है। यही हमारा क्या है, हमारा स्पेक्ट्रम है। जब श्वेत प्रकाश आती है, क्या आती है, श्वेत प्रकाश जब आती है, देखिए मैं डायग्राम को ये बताने के बाद ये छापा हूँ नीचे, बट यहाँ जगह नहीं था इसलिए मैं ये ऊपर छापा। तो आप लोग पढ़िएगा तो इसको लिखने के बाद ही ये छापिएगा, इसको पढ़िएगा तो नहीं इसके नीचे ये छापिएगा। क्यों, क्योंकि ये डेविएशन एंगल को मैंने यहाँ बताया है, इसलिए आप इस चित्र को यहाँ बनाइएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब क्या बोला, 7 रंग कौन कौन था, विबग्योर। विबग्योर का मतलब क्या हो गया, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। कहने का मतलब है, सुनिए, कहने का मतलब है बाबू कि हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है, जब प्रकाश की किरणें श्वेत प्रकाश किरणें जब हमारे प्रिज्म पे पड़ती है तो 7 कलर में व्यक्त कर देते हैं, है ना, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब वो 7 कलर क्या होता है, विबग्योर होता है। वायलेट, है ना, फिर इंडिगो, और बोल सकते हैं हम ब्लू, और हमारा ग्रीन, फिर हमारा येलो, फिर हमारा हो गया ऑरेंज, और हमारा रेड हो गया। ये हमारा 7 कलर होता है। इसे बोल सकते हैं क्या क्या, देखिए ना, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल कलर का होता है। प्रकाश की अवयव वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो 7 कलर का जो निकलता है ना, 7 कलर का जो हमें कलर दिखता है उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लेकिन क्या बोलेगा, लेकिन जब इसका विभाजन होता है 7 भाग में तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं हम विक्षेपण। क्या बोलते हैं, विक्षेपण। देखिए ध्यान से, इस डायग्राम को मैं भी फिर से बताता हूं। देखिए इस डायग्राम को मैं भी फिर से बताता हूं, देखिए ध्यान से। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा एक प्रिज्म है, ये हमारा क्या है कि प्रिज्म, और इस प्रिज्म में एक श्वेत प्रकाश गया। क्या गया, श्वेत प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश, हम जानते हैं कि बीच में क्या होता है, हमेशा एक नॉर्मल होता है। इसके भी क्या, एक नॉर्मल, क्या होता है, नॉर्मल। और हम जानते हैं कि जब विरल माध्यम से सघन में जाते हैं तो अभिलंब के और झुकता है। इसको जाना चाहिए था किस प्रकार, इसी प्रकार जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा, मतलब ऐसे झुक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 में हो गया। अब बताइए, अब यहाँ पे भी एक लंब है हमारा, यहाँ पे भी हमारा एक अभिलंब है, तो क्या होगा,
अब क्या होता है, जब सघन से आते कहाँ पे, विरल माध्यम में, तो अभिलंब से दूर भागता है। तो हमको इसको जाना चाहिए था इसी प्रकार, तो ये झुक जाएगा नीचे की ओर, 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 ये झुक जाएगा नीचे, मतलब 7 कलर में यहाँ विभगी ओर दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा, विभगी ओर लिखा हुआ नजर आ जाता है 7 कलर में। ऊपर नहीं जाएगा, अभिलंब की ओर नहीं जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगा। तो आराम से यहाँ पे छापिएगा फिगर आप और लिख दीजिएगा विभगी ओर। क्या लिखिएगा, विभगी ओर लिख दीजिएगा बच्चों, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट वही है विभगी ओर, है ना, ये याद रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। विभगी ओर ये हो गया हमारा खत्म। विक्षेपण क्या था, तो विक्षेपण और एक्सपेक्ट्रम में, विक्षेपण और एक्सपेक्ट्रम में अगर आपको अंतर जानना है तो सिंपल सुनिएगा। हमारा एक्सपेक्ट्रम क्या होता है, जब हम लोग श्वेत प्रकाश डालते हैं, कहाँ पे डालते हैं, श्वेत प्रकाश जब हम लोग एक प्रिज्म पे डालते हैं तो क्या होता है, वो 7 कलर वाले बैंड में दिखते हैं, उसे एक्सपेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन जो 7 कलर का विभाजन होता है उसे क्या बोलते हैं, विक्षेपण बोलते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर हमारा, क्या बोल सकते हैं उसको, स्पेक्ट्रम एंड हमारा विक्षेपण। आगे अब आता है इंद्रधनुष। क्या आता है बच्चा, इंद्रधनुष। देखिएगा, जल के सूक्ष्म बिंदु, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इंद्रधनुष जो दिखता है आपको वो कैसे दिखता है, व्हाट इज द रीजन, है ना, फॉर सो इंद्रधनुष वाले 7 कलर का, 7 कलर का जो दिखता है आपको वो कैसे दिखता है, व्हाट इज द रीजन। इसी रीजन को मैं बताऊंगा आपको, कहीं एक डायग्राम में बताऊंगा। उस डायग्राम को मैं क्या करता हूँ, है ना, यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए ये डायग्राम मैं यहाँ बताता हूँ, इसको हम साफ कर देते, ठीक, देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। इसको बताने से पहले मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, ये समझ जाओगे, बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा लिखा हुआ चीज़। देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि यहाँ पे एक हम जानते हैं कि जो बूंद होता है, मतलब बारिश जब होती है तो उसकी बूंद बहुत छोटी होती है, बट हमारे नज़र में छोटी होती है, बट वो अपने साइज में बहुत बड़ा होता है। तो एज्यूम कर लिए कि मान लीजिए ये बारिश का बूंद है, ये किसका बूंद है, बारिश का बूंद है, इतना बड़ा। अब ध्यान दीजिएगा हम क्या बता रहे हैं आपको। सबसे पहले जब यहाँ पे कोई प्रकाश की किरणें आपतित होती है, मान लीजिए बारिश हो रही है, आपतित हुई, प्रकाश किरण क्या हुई, आपतित हुई। जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो ये क्या करता है, हम जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल होता है। क्या होता है बच्चा, नॉर्मल होता है। और हम जानते हैं नॉर्मल जब भी होगा तो ये क्या होगा, विरल से सघन आएगा तो किधर झुकेगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। इसको जाना चाहिए था इस प्रकार, देखिएगा, इसको जाना चाहिए था इसी प्रकार, देखिए ना, इसको जाना चाहिए था इसी प्रकार, लेकिन ऐसा जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ये किधर की ओर झुक जाएगा बच्चा, ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। मान लीजिए यहाँ बहुत सारा किरणें आई तो ये क्या होगा, बहुत सारे किरणें आई तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। मान लीजिए और किरणें आई तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। अब यहाँ पे जब ये देखो विभाजन यहाँ हुआ, इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, विक्षेपण। क्या हुआ, विक्षेपण, सॉरी विक्षेपण, क्या हो गया, विक्षेपण। तो पहला क्या हुआ, आपतित हुआ, दूसरा क्या हुआ, विक्षेपण हुआ। अब देखिएगा, इसी प्रकाश की किरण आंतरिक प्रवर्तन करता है, आंतरिक प्रवर्तन करता है, जिस एंगल से आया उसी एंगल से चला जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, आंतरिक प्रवर्तन हो गया, आंतरिक प्रवर्तन हो जाता है। आंतरिक प्रवर्तन, ये थर्ड बात हुआ, आंतरिक प्रवर्तन हो गया। और हम जानते हैं क्या, पूछिए, बोलिए क्या, तुम जानते हैं कि जैसे ही इस माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएंगे तो क्या होगा, अपवर्तन। क्या होगा, अरे हम जानते हैं एक जब माध्यम होता है तो वहाँ प्रकाश का प्रवर्तन होता है, लेकिन जब 2 माध्यम आ जाता है तो वहाँ प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो यहाँ देखिए आंतरिक प्रवर्तन हुआ। हम जानते हैं कि फिर से यहाँ पे क्या आएगा, एक नॉर्मल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्मल। और हम जानते हैं कि सघन माध्यम से जो विरल माध्यम में आते हैं तो क्या होता है बच्चा, हम जानते हैं कि अभिलंब से दूर भागता है। तो इसको जाना चाहिए था किस प्रकार, देखिए इसको जाना चाहिए था इसी प्रकार, देखिए ध्यान से, इस प्रकार जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या इस तरह जाएगा, नहीं जाएगा, ये अभिलंब से दूर भाग जाएगा, अभिलंब से दूर भाग जाएगा। और ये दूर भागेगा कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार भाग जाता है। क्लियर। तो अभिलंब से जो दूर भागता है, सघन से जब विरल जाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। तो यहाँ लास्ट में क्या हुआ, अपवर्तन। क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, अपवर्तन हुआ। तो 4 बातें आपको ध्यान रखना है। पहले क्या हुआ, आपतित हुआ, सेकंड क्या हुआ, विक्षेपण हुआ, थर्ड क्या हुआ, आंतरिक प्रवर्तन हुआ, और चौथा में क्या हुआ, अपवर्तित बोल सकते हैं या फिर अपवर्तन बोल सकते हैं। यही हमारा इंद्रधनुष है। और जब ये बूंदे में, ये बारिश के बूंद में इतनी काम होती है, 4 बातें, तब मुझे क्या दिखता है, इंद्रधनुष दिखता है। आप कभी देखो कि बड़ी कड़ी कड़ी धूप में इंद्रधनुष निकला हुआ है, ऐसा कभी नहीं देखते होंगे। जब बारिश होती है, जब बारिश की बूंदे
और धूप थोड़ा होती है उस टाइम हम इंद्रधनुष को देख पाते हैं। क्या लिखल है? जल की सूक्ष्म बूंद छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती है। देखिए ये सूक्ष्म प्रिज्म की तरह भांति कार्य किया। यस, सूर्य के आपतित प्रकाश, देखिए सूर्य का जो आपतित प्रकाश था ये बूंदे अपवर्तित तथा विक्षेपन, देखिए अपवर्तित किया या फिर विक्षेपन हुआ, बूंदे अपवर्तित तथा विक्षेपन करती है, तत्पश्चात इसे आंतरिक परिवर्तित करती है। देखिए तत्पश्चात क्या किया? आंतरिक परिवर्तन किया और लास्ट में बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परिवर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रिका तक पहुंचते हैं। यही अपवर्तन जब होता है तो आप 7 कलर वाले इंद्रधनुष को देख पाते हैं। ये था आपका कॉन्सेप्ट हमारा इसका प्रिज्म के लेवल से इंद्रधनुष के। इसको और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा समय दीजिएगा मुझे। ओके, देखिए आ गया। हाँ तो हमने बताया आपको कि जब एक श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म में जाती है तो वो 7 कलर में विभक्त होती है। वो 7 कलर का नाम क्या था बच्चों? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, है ना, फिर हमारा ब्लू, फिर हमारा ग्रीन, येलो, उसके बाद ऑरेंज और रेड। तो इसी विबग्योर को बताने के लिए आपको बताने का प्रयास करेंगे। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न कण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोनों पर झुकती है। देखिए इसकी कोण कुछ अलग है, इसकी कोण बहुत ज़्यादा है। तो लाल प्रकाश का सबसे कम झुकता है। देखिए जो लाल होता है ना वो सबसे कम झुकता है और जो वायलेट होता है वो सबसे ज़्यादा झुकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा और इसको सबसे पहले आप आद कर लीजिएगा। अगर इसको आद नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं आपको दिक्कत है। तो सबसे बोलिएगा, अगर पूछेगा कि कौन सा कलर ज़्यादा झुकता है तो बोलिएगा विबग्योर। कौन सा जो हमारा कलर है वो कम झुकता है तो बोलिएगा रेड। ओके, अब आपको बताने वाले हैं सूर्य का प्रकाश। अभी एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सिंपल एक क्वेश्चन है बच्चों, आपको पूछा जाएगा कि आखिर 7 कलर ही क्यों होता है। मैं आपको बताया 7 कलर, तो हमारे बच्चे एक बोले कि सर एक्चुअली 8 कलर भी तो हो सकता है, कोई बोला 9 कलर भी हो सकता है, कोई बोला सर 6 कलर भी तो हो सकता है, कोई बोला 5 कलर तो भी हो सकता है। व्हाट इज द रीजन कि ओनली फॉर 7 कलर ही होता है? मैंने बताया कि दोस्त यहाँ साइंस की बात है, यहाँ अपना थॉट्स नहीं लगता है, ये साइंस है, ये फिजिक्स है। फिजिक्स में अपना दिमाग लगाओगे तो कहीं ना कहीं आप फेल हो जाओगे। इसलिए सारे साइंटिस्ट ने ये मिल के बताए हैं, हम अकेले आपको नहीं बता रहे कि 7 कलर होते हैं। अरे साइंटिस्ट ने खोजा जिसका नाम था न्यूटन बाबा। क्या था? न्यूटन बाबा। और न्यूटन बाबा ने कहा कि हम जब बहुत सारे प्रिज्म ले रहे थे तो बहुत मतलब बार बार 7 कलर निकल रहे थे, लेकिन हमको प्रैक्टिकल के रूप में ये कंफर्म नहीं हो पाया कि आखिर 7 कलर ही क्यों होते हैं। तो जरा कहानी आपको बताते हैं, जरा सुनिएगा। अगर हम कोई एक प्रकाश श्वेत प्रकाश से 7 कलर को निकालते हैं और मान लीजिए कि वही 7 कलर अगर एक श्वेत प्रकाश को फिर निकाल दे तो हम क्या कहेंगे कि यस, यही हमारा रीजन है कि अगर हम एक श्वेत प्रकाश को डालते हैं और प्रिज्म से 7 कलर निकालते हैं और 7 कलर अगर रिकम्बाइन किया और फिर से अगर निकाल दिया श्वेत कलर, इसका मतलब है कि हमारा जो प्रिज्म से 7 कलर ही निकलेगा। अब मैं आपको बताऊंगा बढ़िया कॉन्सेप्ट, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर ही बना है, आखिर क्यों? व्हाट इज द रीजन? तो आपको मैं बताता हूं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए आखिर 7 कलर का ही क्यों बना है, देखिएगा ध्यान से, है ना। मान लीजिए मैंने एक लिया पहले प्रिज्म, मैंने क्या लिया? एक प्रिज्म। तो मैंने देखा जब इसमें एक आपतित किरण को मैंने किया, श्वेत प्रकाश जब मैंने डाला और यहाँ पे मैंने क्या डाला? एक अभिलंब। और हम जानते हैं क्या होता है, ये नॉर्मल है, ये क्या है? अभिलंब है। हम जानते हैं इसकी ये किरण को जाना चाहिए था क्या? इस प्रकार जाना चाहिए था, इस प्रकार, बट ये गया क्या? नहीं, ये अभिलंब के और झुक जाता है, अभिलंब के और झुक जाता है। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ओके 7। और फिर यहाँ पे क्या आता है हमारा? फिर हमारा आता है हमारा क्या? फिर हमारा यहाँ पे आता है सघन से विरल जाएंगे। तुम जानते हैं अभिलंब से दूर भागता है, अभिलंब से दूर भागता है। इसको जाना चाहिए था इस प्रकार, बट हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या है? एक नॉर्मल है, एक यहाँ पे क्या है? नॉर्मल। अरे नॉर्मल सब किरण में है, नॉर्मल सब किरण में है, इसको जाना चाहिए था इधर। और हम जानते हैं कि जब सघन से मिल जाता है तो क्या होता है? अभिलंब से दूर भागता है। तो अभिलंब से जब दूर भागेगा तो किधर? इधर भागेगा, इधर नीचे की ओर भागेगा। तो देखिए ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया,
फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया और फिर ऐसे हो गया, मतलब विबग्योर निकल गया, विबग्योर निकल गया। कहानी तो ठीक है, कहानी बढ़िया चल रहा था, लेकिन हमको बताना है कि 7 ही कलर क्यों होते हैं। तो हमने बताया, न्यूटन बाबा ने बताया कि अगर हम श्वेत प्रकाश को डालते हैं और 7 कलर निकलते हैं, मतलब विक्षेपण यहाँ पे हुआ, लेकिन अगर 7 कलर फिर रिकम्बिनेशन जब करेगा और अगर श्वेत प्रकाश निकाल दिया तो हम कहेंगे ये प्रूफ होता है कि हमारा प्रिज्म से 7 कलर ही निकलेगा और इंद्रधनुष में कितने कलर होंगे, 7 कलर ही होंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक उल्टा प्रिज्म लिया। मैंने क्या लिया, एक उल्टा प्रिज्म लिया। एक सीधा प्रिज्म था, एक उल्टा प्रिज्म लिया, और जब उल्टा प्रिज्म लिया मेरे दोस्त तो देखिए सब रिकम्बाइन कर गया, सब रिकम्बाइन कर गया, सब रिकम्बाइन कर गया, सब रिकम्बाइन कर लिया, सब रिकम्बाइन कर लिया, सब रिकम्बाइन कर लिया। और रिकम्बाइन करने के बाद सिर्फ एक किरण निकला जिसका नाम क्या था, श्वेत प्रकाश। क्या था बच्चा, श्वेत प्रकाश। मैंने यहाँ देखा विबग्योर, मैंने 7 कलर देखा, यहाँ भी क्या था, श्वेत प्रकाश। यहाँ क्या था, श्वेत प्रकाश था। क्या यहाँ पे श्वेत प्रकाश, यहाँ क्या था, श्वेत प्रकाश। और जब मैंने प्रिज्म में डाला, विरल से सघनन में गया, तो हम जानते हैं कि अविलंब की ओर झुकता है, और देखा झुका, विक्षेपण हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, विक्षेपण हुआ। क्या हुआ बच्चा, विक्षेपण हुआ। लेकिन जब यहाँ पे उल्टा प्रिज्म रखे, इसका क्या हो गया, रिकम्बिनेशन हो गया, रिकम्बिनेशन हो गया। और रिकम्बिनेशन जब हुआ तो मैंने देखा कि एक ही किरण निकला जिसका नाम क्या था, श्वेत प्रकाश था। इससे प्रूफ हो गया, इससे न्यूटन बाबा ने प्रूफ कर दिया कि मेरे दोस्त तुम कितनों बोल लो, ये प्रूफ होता है कि हमारा प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश जब डालते हैं प्रिज्म में तो 7 कलर ही निकलता है, वो 7 कलर विबग्योर होता है। और विबग्योर कौन, विबग्योर वो होता है जिसका नाम होता है कौन, वायलेट, इंडिगो, हमारा ब्लू, हमारा ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और हमारा क्या हो गया, रेड हो गया। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं हिंदी में, हिंदी में आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये था आपका। अब मैं पढ़ के देखता हूँ ये कॉन्सेप्ट में आ गया, अब पढ़ाता हूँ मैं। देखिए, आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच का प्रिज्म का उपयोग किया। क्या मैंने कांच का प्रिज्म उपयोग किया, यस। दूसरे समान प्रिज्म उपयोग करने उन्होंने एक श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने के लिए प्रयत्न किया। 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4 लिया, और देखते गया कि सच में यार जितना भी प्रिज्म लिया जा रहा है वो 7 कलर ही निकाल रहा है, 7 कलर ही निकाल रहा है। लेकिन उसको प्रूफ करना था कि आखिर 7 कलर होता है, 7 कलर का जब रिकम्बिनेशन करेंगे तो क्या फिर वो श्वेत प्रकाश निकालेगा। तो आगे किया, किंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिल पाए। फिर उन्होंने एक दूसरा सर्वप्रथम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। देखिए, उल्टी स्थिति में रख दिए तो देखा उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुनः निर्गत हो गया। क्या आपको पुनः निर्गत दिखाई दिया, यस। तो अगर ये कॉन्सेप्ट, अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ पाते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट था आपका पूरा का पूरा बच्चों। अब मैं बताऊंगा वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। अगर आप वायुमंडलीय अपवर्तन समझ जाओगे तो मैं लिख के कहता हूं आपको पता चल जाएगा। अगर आप वायुमंडलीय अपवर्तन समझते हो तो मैं लिख के कहता हूं आपको समझ में आ जाएगा कि तारा क्यों टिमटिमाते हैं, हमारे आग जब जलती है तो हम झिलमिलाते हुए क्यों दिखते हैं, और आपको पता चलेगा कि ये आकाश काला है कि पीला है कि नीला है कि क्या है, आपको वो भी पता चलेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे, स्टॉप करके बताइएगा वीडियो कि हमारा बताइए वायु आकाश जो दिखता है वो कैसा, नीला है कि काला है कि सफ़ेद है कि हरा है, कैसा है बताइए, लाल है कैसा है बताइए। आपको लास्ट में पता चलेगा वीडियो का लास्ट में। ठीक है, देखते रहिएगा। तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, अब मैं इसको समझाता हूं। देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में यहाँ लेता हूं। ठीक है, ये पे समझाता हूं। देखिएगा, मान लीजिए कि ये क्या है हमारा अर्थ, ये हमारा क्या अर्थ, और ये अर्थ का क्या है हमारा, अर्थ का ये हमारा ऊर्ध्वाधर है। अर्थ का ऊर्ध्वाधर पे हम लोग रहते हैं खड़ा, वो अर्थ के ऊर्ध्वाधर पे खड़ा रहते हैं। और ये हमारा क्या है, वायुमंडल। ये हमारा क्या है, वायुमंडल है। अब इसका मतलब क्या देखिएगा, जब प्रकाश किरणें आती है, जब प्रकाश किरणें आती है तो यहाँ पे अभिलंब होता है, तो ये अभिलंब की ओर जाना चाहिए था इधर ही, लेकिन झुक जाता है ऐसे, झुक जाता है ऐसे, झुक जाता है ऐसे, झुकता है कि नहीं झुकता है। तो वायुमंडल द्वारा, देखिए ये वायुमंडल था, ये क्या है हमारा वायुमंडल, ये क्या है अर्थ, हम लोग अर्थ के ऊपर रहते हैं। तो वायुमंडल के द्वारा जो प्रकाश की अपवर्तन हुआ उसको क्या बोल देते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन बोल देते हैं।
बोलो कहीं रटने का चीज़ है? बोलो तुम लोग, कहीं रटने का चीज़ है तो बताइए आप लोग हैं? कहीं रटने का चीज़ है तुमको बता दीजिए कि रटने वाला चीज़ रहा। हम क्या बोले? प्रकाश किरण सिंपल आ रहा था, लेकिन बीच में कौन पड़ जाता है? वायुमंडल। और कहता है भाई तू जाएगा नहीं सीधा, हम तुमको क्या करेंगे? तुम्हारे डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, तुमको थोड़ा मोड़ देंगे। और कहता है वायुमंडल द्वारा प्रकाश की किरण को जो अपवर्तन कर देता है, प्रकाश किरण को अपवर्तन करना ही क्या कहलाता है? अपवर्तन वायुमंडलीय कहलाता है, वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। अब आगे आता है वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव। इसका प्रभाव क्या होता है? वायुमंडल अपवर्तन होने के कारण से हमारे तारे टिमटिमाते हैं। अरे कैसे टिमटिमाते हैं वो मैं आगे बताऊंगा, अभी पहले आप प्रभाव सीखिए। 4 प्रभाव पूछेगा। पहला क्वेश्चन एक साथ आएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है तथा उसका प्रभाव लिखे। तो क्या आप इतना कॉन्सेप्ट नहीं लिख पाओगे? लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? फिर से मैं कहता हूं आपसे, वायुमंडल के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन ही हमारा क्या कहलाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। पर वायुमंडल अपवर्तन का प्रभाव क्या है? अगर वायुमंडलीय अपवर्तन होता है तो उससे क्या क्या होता है? तो पहला बताएं आपको कि तारे उससे टिमटिमाते हैं। तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय होता है। अब ये अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त कैसे होता है मैं आपको अभी तुरंत बताने वाला हूं। पहले ये आप रट लीजिए, क्योंकि ये नहीं रटोगे तो वहां पे लिखो क्या? वैसे समझाने का चीज है ये, मैं समझाऊंगा अभी, जस्ट आगे समझाऊंगा, लेकिन पहले आप क्या कर लीजिए, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। अगला, तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना। तारे होते हैं यहाँ पे बट दिखते वहां पे, ये भी मैं बताऊंगा। ये किसके कारण होता है? तो बोलिएगा आप लोग, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। लास्ट, गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्तित होना। मतलब जब गर्म कोई होता है वस्तु तो वहां पे आभासी प्रतिबिंब होता है, आभासी हमको दिखता है, वास्तविक नहीं दिखता है। आखिर ये कैसा होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो 4 बातें। पहला, वायुमंडल अपवर्तन होता है तो क्या होता है? तारे टिमटिमाते हैं। वायुमंडल अपवर्तन होते हैं तो अग्रिम सूर्योदय होता है तथा विलंबित सूर्यास्त होता है। वायुमंडल अपवर्तन होते हैं तो तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर दिखते हैं। लास्ट, वायुमंडलीय अपवर्तन होने के कारण से ही हमारा वस्तु अगर आग के पास खड़ा होता है तो वो क्या होता है? मतलब थोड़ा सा आभासी प्रतिबिंब, आभासी स्थिति पर प्रतीत होता है। ये था हमारा अभी का अभी कॉन्सेप्ट वायुमंडलीय अपवर्तन का। अब मैं बताऊंगा वायुमंडलीय अपवर्तन का जो प्रभाव है वो डिटेल बताऊंगा, डिटेल। तो पहला बताऊंगा ये, फिर बताऊंगा ये, फिर बताऊंगा ये, और लास्ट बताएंगे तारे का टिमटिमाना। लास्ट में बताएंगे तारे का टिमटिमाना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं, इसे आप अपने कॉपी में फेयर में नोट कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होगा। ओके बच्चा, तो नोट कीजिए इसे आप, ठीक है। चलिए, तो अब मैं जो बताया आपको वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव, उसका पहला था तारों का टिमटिमाना, वो मैं बताऊंगा सबसे लास्ट में। पहले बताऊंगा सूर्योदय, जो बताएं आपको भी कि अग्रिम सूर्योदय क्या होता है और विलंबित सूर्योदय क्या होता है, मैं आपको अभी बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए मैंने क्या लिखा। वायुमंडल अपवर्तन के कारण, फिर सुनिएगा, वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पहले दिखते हैं और सूर्यास्त होने के बाद 2 मिनट हमें दिखाई पड़ते रहते हैं। इसका क्या रीजन है? तो बोलेगा वायुमंडल अपवर्तन के कारण। और अपवर्तन क्या क्लियर हो गया? देखिए ध्यान से, अब मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, कैसे देखिएगा। अब बाबू ये बताओ, ये क्या है? अर्थ। ये क्या हमारा? अर्थ। ये अर्थ, ओके। और ये हमारा क्या है? 1 मिनट। ये हमारा है अर्थ, और ये हमारा क्या है? हमारा ऊर्ध्वाधर है। हम लोग यहीं पे रहते हैं खड़ा, इस पर हम लोग रहते हैं, इसी पर आदमी जो रहता है इसी पर रहता है। अब देखिएगा, ये है हमारा वायुमंडल। सारा खेल जो है भैया वो किसका है? वायुमंडल अपवर्तन का ही है। वायुमंडल अपवर्तन का ही है, समझिएगा। अग्रिम सूर्योदय को समझिएगा। मान लीजिए कि सूर्य है यहाँ पर, सूर्य है यहाँ पर, और देखिएगा ध्यान से, सूर्य है यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर है सूर्य, मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। और ये प्रकाश अपनी छोड़ी, श्वेत प्रकाश को छोड़ी, हम बोले ठीक है, श्वेत प्रकाश को छोड़ दी।
अब ये हम जानते हैं कि बीच में क्या होता है, नॉर्मल होता है। बीच में क्या होता है बच्चा, नॉर्मल। बीच में क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, ये प्रकाश को छोड़ दिए, से छोड़ी। हम जानते हैं कि इसको जाना चाहिए था इसी प्रकार, जाना चाहिए था इसी प्रकार हमारी आंखों तक, लेकिन क्या इसे जाएगा, नहीं जाएगा। ये किधर झुकेगा, ये झुकेगा किधर, बोलिए ना, ये हमारा झुकेगा अभिलंब की और, अभिलंब की और झुकेगा, तो ये इधर झुकेगा, इधर झुकेगा, थोड़ा इधर झुक जाएगा, ऐसे ऐसे झुक जाएगा। ठीक है, बट हम लेबलिंग थोड़ा गलत कर दिए हैं, 1 मिनट हम ऊपर बनाते हैं, थोड़ा समझ में आएगा आपको। देखिए ध्यान से, देखिए अब आप बनाते हैं हम। मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य है, ये हमारा क्या है बाबू, सूर्य है ना। मान लीजिए ये है सूर्य, ये क्या है, सूर्य। ठीक है, ये है सूर्य, और ये एक प्रकाश को किरणें को छोड़ी, प्रकाश किरणें को छोड़ी, तो हम जानते हैं बीच में क्या होता है, अभिलंब। बीच में क्या होता है बच्चा, अभिलंब, और अभिलंब होता है, बीच में क्या होता है, अभिलंब। हम आपको बता रहे हैं, मैं एक कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। इसका मतलब होता है कि सूर्य को सूर्यास्त, सूर्य का सूर्योदय होने से पहले 2 मिनट हमें पहले दिख जाते हैं, और सूर्योदय सूर्यास्त होने के बाद भी 2 मिनट मुझे दिख पाते हैं। लिखा है, वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखते हैं। मतलब 2 मिनट पहले दिख जाते, हुआ नहीं है सूर्योदय भी, लेकिन 2 मिनट पहले दिख जाते हैं। और सूर्यास्त हो चुका है, फिर भी हमको 2 मिनट दिखते रहते हैं। व्हाट इज द रीजन, तो बोलिएगा वायुमंडल अपवर्तन के कारण। कैसे, देखिए यहाँ पे, अब ये सूर्य है, ये हमारा क्या है, SUN, सन का मतलब सूरज। ये गया, हम जानते हैं कि इसको जाना चाहिए था इसी प्रकार, लेकिन ऐसे जाएगा क्या, नहीं, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अरे अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और हम जानते हैं अभिलंब की ओर झुक जाएगा, तो इसका बताओ कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, बताइए ना, बताइए। इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। और हमें पता चल गया कि सूर्य होती यहाँ पर है, अभी ये सूर्योदय हुआ नहीं, लेकिन हमको 2 मिनट पहले सूर्य दिख जाता है। किस कारण से, वायुमंडल अपवर्तन के कारण से। क्या आप बात क्लियर हो गया, सूर्य था यहाँ पर, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे दिख जाता है सूर्य। व्हाट इज द रीजन, वायुमंडल अपवर्तन के कारण। क्यों, क्योंकि ये जब प्रकाश किरणें को डालती है ना, तो वायुमंडल हमारा जो होता है उस प्रकाश को अपवर्तन कर देता है, विक्षेपण कर देता है, और लगता है हमारा उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारे आंखों का सामने बनता है। और हम जानते हैं कि हम कहीं भी खड़ा होते हैं तो सूर्य लगता है कि हमको देख रहा है और हम सूर्य को देख पा रहे हैं, ऐसा लगता है कि नहीं। लेकिन सूर्य क्या वहाँ पे होता है, क्या नहीं होता है, सूर्य हमारे पीछे, वो तो कुछ दूरी पर होता है, लेकिन हमको प्रतीत होता है वो मेरे जगह पर है। वो इसलिए प्रतीत होता है वायुमंडल अपवर्तन के कारण। क्लियर, आगे ये हो गया क्लियर। अब आता है तारों की आभासी स्थिति। तारों का आभासी स्थिति क्या है, देखिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ तक पहुंचने तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होते रहता है। वायुमंडल अपवर्तन उसी माध्यम से होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक क्या है, तो अपवर्तनांक इज नथिंग बट n, इसको nm से डिनोट करते हैं, लिखते हैं माध्यम। क्या लिखते हैं, माध्यम 1 की चाल, माध्यम 1 की चाल बटे क्या लिखते हैं, माध्यम 2 की चाल, माध्यम 2 की चाल, माध्यम 2 की चाल। इसका मतलब है एक वायु का चाल होगा तो एक हमारा कांच का होगा, या फिर हमारा अलग और हो सकता है, जैसे हमारा पानी का हो गया, तो कुछ भी ले सकते हैं आप। तो अपवर्तनांक है, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका रहता है। अंततः क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर दिखाई देता है। अपवर्तन आपको फिर बताया भी आपको, वायुमंडल ये हम है, हम जानते हैं कि तारा होता है यहाँ पर लेकिन दिखता है यहाँ पर, वही है किस कारण से, वायुमंडल अपवर्तन के कारण होता है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चा, देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट आता है कि आग के तुरंत ऊपर की वायु क्या होती है। देखिएगा ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पे आपको समझाते हैं, यहाँ पे जगह मेरा खाली इसलिए यहाँ समझाते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लगाया आग, क्या लगाया, आग, यहाँ पे लगाया आग, तो हम जानते हैं कि जहाँ आग की ये जो वायु है, ये जो वायु है वो कैसा होगा, गर्म होगा, या लिखते हैं गर्म,
गर्म। अब बताइए यहाँ जो इसका वायु है ये क्या होगा, ठंडा या ठंडी। जब ठंडी होती है तो बताइए इसका अपवर्तनांक क्या होता है, ज्यादा, और इसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम। क्या होगा, कम। अरे ये अपवर्तनांक है, ये भी अपवर्तनांक है। तो हम आपको कॉन्सेप्ट क्या समझा रहे हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि मैं यहाँ खड़ा हूं, आप हमको अच्छी तरीके से देख पा रहे हो, लेकिन जैसे यहाँ पे जला देंगे हम क्या, आग, तो आप मुझको कैसे देख पाओगे, आप मुझे झिलमिलाते नजर आओगे, ऐसे ऐसे हम देखेंगे, ऐसे ऐसे मुझे देखोगे आप। तो इसका रीजन क्या है, फिर से बोलिएगा, वायुमंडल अपवर्तन। वही मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि झिलमिलाते नजर क्यों आते, झिलमिलाते नजर क्यों आते। देखिए यहाँ पे आग जलाएं और यहाँ पे गर्म हवा होता है, यहाँ पे ठंडी हवा होता है। जहाँ ठंडी हवा होता है उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, और जहाँ गर्म होता है हवा वहाँ अपवर्तनांक कम होता है। तो इसका जो यहाँ पे जो कण होता है वो कण नीचे आता है, और यहाँ जो कण होता है वो ऊपर आता है, यहाँ जो कण होता है नीचे आता है, यहाँ जो आता है ऊपर जाता है, यहाँ नीचे यहाँ ऊपर। तो बताइए जब ठंडी और गर्म और अपवर्तनांक कम और ज़्यादा वाले कण ऊपर नीचे होंगे तो क्या हम झिलमिलाते नजर नहीं आएंगे। और मान लीजिए मेरा और आपका अपवर्तनांक अगर सेम है, यहाँ का भी अपवर्तनांक सेम है और आपके जगह भी अपवर्तनांक सेम है, तो आपको वास्तविक दिखेंगे, एकदम वास्तविक करेक्ट दिखेंगे, रियल दिखेंगे। लेकिन अपवर्तनांक अगर कहीं कम और कहीं ज़्यादा, अगर वो बीच में है तो हम भी आपको झिलमिलाते नजर आएंगे और हमारे पास वाले भी झिलमिलाते नजर आएंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर दिस टॉपिक। ओके, तो ये था आपका पूरा टोटल कहानी इसके बारे में, हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव। 1 बज गया, तारों का टिमटिमाना, वो मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ। इससे पहले आप लिखिए, इसे आप पहले लिखिए तब आप आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। इसको लिखिए पहले आप। चलिए बच्चों, अब हम लोग का वायुमंडलीय अपवर्तन जो था उसका 4 प्रभाव था। पहला जो था वो था पहला था तारों का टिमटिमाना, वो मैं अभी बताऊंगा। सेकंड था अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। मैं आपको बता दिया कि 2 मिनट पहले दिख जाता है सूर्योदय होने से पहले, और सूर्यास्त हो जाता है फिर भी 2 मिनट तक दिखते रहता है। क्या कारण था, वायुमंडलीय अपवर्तनांक। फिर देखा मैंने तारों का आभासी स्थिति, तारा एक्चुअली हमको आभासी दिखता है, वास्तविक दिखता है क्या, नहीं। क्यों, वायुमंडल अपवर्तन के कारण। अगर आपको आएगा क्वेश्चन कि बताइए अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त किस कारण हो पाता है, ऑप्शन में रहेगा पर आपके पास क्वेश्चन, तो आप क्या मारोगे, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। और अगला जो बताया प्रभाव, आग के तुरंत ऊपर की वायु है ना, हमें झिलमिलाते हुए नजर आती है, वस्तु जो होते हैं वो क्यों होता है वो मैं आपको बता दिया। अब बताऊंगा तारों का टिमटिमाना, कि तारे आखिर टिमटिमाते क्यों हैं। आपको बताएंगे कि तारे आखिर टिमटिमाते क्यों हैं। क्या आप जानने चाहोगे? यस, मैं आपको प्रयास करूंगा कि आपको दिमाग में चले जाए। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये है आपका अर्थ, ये क्या आपका अर्थ है, और आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे क्या आप खड़े हो, ठीक है। मान लीजिए कि आपका यहाँ से सूर्य आया, आपका सूर्य यहाँ से आया, और ये हमारा क्या वायुमंडल, वायुमंडल है, ये वायुमंडल वायु है। जैसे यहाँ किरण आएगी तो हम जानते हैं क्या कि कहीं पे हमारा जो इतने सारे वायुमंडल है तो कहीं पे क्या होता है, हमारा संघनन ज़्यादा होता है। अगर संघनन ज़्यादा तो अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर कहीं संघनन क्या होगा, कम होगा, तो अपवर्तनांक भी कम होगा। आप जरा सोचिए कि यहाँ पे हमारा क्या है, एक तारा है, और यहाँ पे भी एक क्या है, तारा है। तो कभी कभी आपको टिमटिमाते नजर क्यों आते पता है। मान लीजिए कि कभी संघनन कम हुआ और कभी संघनन ज़्यादा हुआ, कभी अपवर्तनांक कम हुआ और कभी अपवर्तनांक ज़्यादा हुआ। जैसे कम तो आपको कम दिखेगा, और जैसे अपवर्तनांक ज़्यादा फिर ज़्यादा दिखेगा। तो बताइए, कभी कम तो ऐसे हो जाता है लाइट, और ज़्यादा अपवर्तनांक ऐसे हो जाता है लाइट। तो वायुमंडल में क्या होता है, अपवर्तनांक कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है। इस कारण से आपको क्या दिखता है, आपको तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। नहीं समझ में आया क्या बोले। देखिए कभी कभी क्या होता है, कम संघनन होता है तो अपवर्तनांक कम हो जाता है, तो लाइट भी कम हो गया। और कभी कभी संघनन ज्यादा हो गया, अपवर्तनांक ज्यादा हो गया, तो लाइट भी ज्यादा हो गया। तो कभी कम तो कभी ज्यादा, कभी कम तो कभी ज्यादा। इससे क्या होता है, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। यहाँ क्या लिखा है, दूर स्थित तारा, जो दूर स्थित तारा होता है हमें प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होता है। हमें किस प्रकार होता है, प्रकाश के बिंदु स्रोत समान होता है। चूंकि तारों से आने वाली प्रकाश, जो तारों से प्रकाश आती है, प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होते रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा।
अंततः तारे की आभासी स्थिति विचलित होते रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारे की प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती नहीं जाती है। और झिलमिलाती क्यों है, क्लियर हो गया। कभी संघनन कम तो लाइट कम तो अपवर्तनांक कम, कभी संघनन ज़्यादा तो अपवर्तनांक ज़्यादा तो लाइट ज़्यादा, तो कभी लाइट कम कभी लाइट ज़्यादा, तो आपको झिलमिलाते नजर नहीं आएगा, टिमटिमाते नजर नहीं आएगा, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाते का क्या है, प्रभाव होता है। अभी फिर मैं बता रहा हूँ, आखिर तारे टिमटिमाते क्यों हैं। आपसे एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। मैंने आपको बताया कि सारा का सारा रीजन क्या होता है, वायुमंडल अपवर्तनांक होता है। कॉन्सेप्ट समझना है तो आप इस फिगर समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि जब उसकी लाइट आती है तो वायुमंडल में क्या होता है, कभी संघनन कम होता है तो अपवर्तनांक कम हो जाता है, तो लाइट कम हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, संघनन ज़्यादा हुआ तो अपवर्तनांक भी ज़्यादा हो गया तो लाइट बढ़ गया, तो कभी संघनन कम तो अपवर्तनांक भी कम तो लाइट भी कम, कभी संघनन ज़्यादा तो अपवर्तनांक भी ज़्यादा तो लाइट भी ज़्यादा, तो कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, तो इसलिए तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये हो गया। आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा, नेत्र गोलक का जो व्यास होता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये आपको पूछा जाएगा, एमसीक्यू में पूछ रखा है जैक बोर्ड में, इसलिए याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन है, ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला क्यों नजर आता है। ये भी बाद में आएगा, आगे यहाँ पहले समझिए टिंडल प्रभाव क्या है। पहले टिंडल प्रभाव पढ़ाएंगे क्योंकि आपके बुक में टिंडल प्रभाव दिया है तो मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। टिंडल प्रभाव कुछ नहीं है, आप देखे होंगे कभी कभी घर पे ये एल्वेस्टर लगा हुआ है, एल्वेस्टर में कभी छेदा होता है, तो जब छेदा से प्रकाश की किरणें आती है तो ये देखते होंगे कि आप ये क्या होता है, विभक्त हो जाता है बहुत सारे, मतलब एक किरण आई लेकिन ये प्रकाश फैल गया, जो प्रकाश फैल गया उसे ही क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। वही लिखा गया, देखिए जब कोई प्रकाश किरण का पुंज वायुमंडल में महीन कणों, देखिए वही महीन कणों जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदे, धूल की निलंबित कण तथा वायु के कण से टकराते हैं तो उससे किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगते हैं। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का परिकरण मतलब फैलना, परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। मतलब प्रकाश की किरण जब फैलती है तो उसे क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। उदाहरण में देखिए, जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करती है तो हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। वही बोला कि कोई धुआं है, उस धुएं में जब एक प्रकाश किरण आती है तो पूरा फैल जाती है, आप अपने घर में देख सकते हैं। जब किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो भी टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। आप जब घना जंगल गए होंगे ना तो देखेंगे जब प्रकाश किरणें आती है और जब कोई हल्का सा जगह रहता है आने का सूर्य की प्रकाश, तो वहां से आती है तो प्रकाश फैल जाती है, और जब प्रकाश फैल जाती है तो उसको ही क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। आगे अब जो आ रहा है वो हम क्वेश्चन जो आपको पहले बोले थे कि आखिर हमारा ये बादल, ये हमारी वायुमंडल, ये हमारी आकाश, ये क्या नीला होता है, क्या पीला होता है, क्या लाल होता है, कि क्या काला होता है, मैं आपको बताने वाला हूं। अब सुनिएगा ध्यान से, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिकिरणित प्रकाश का वर्णक प्रतिनक न करने वाले कणों का आकार पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर करता है। देखिएगा, मान लीजिए कि एक बहुत छोटा है कण, यहाँ पे वायुमंडल में बहुत सारे छोटे कण होते हैं। मान लीजिए कोई एक मीडियम वाले कण है, एक मीडियम वाले कण है, और मान लीजिए एक हमारे बहुत बड़े बड़े वाले कण है। ये तीन आकार, वही लिखा है, परिकिरणित प्रकाश का वर्णन परिकिरण ना करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। किस पर करता है, आकार पर। मान लीजिए ये इतने छोटा है, इससे थोड़ा मिडिल है, इससे और बड़ा है, तो क्या होगा, आप सुनिएगा। जब प्रकाश की किरणें यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है, इस छोटे कणों में जब टकराती है तो क्या हो जाता है, ब्लू कलर निकलता है। क्या निकलता है, ब्लू, जो हम लोग बोलते हैं आकाश कैसा है, नीला है। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट बता दें कि आकाश जो हमारे ये वायुमंडल है, ये तो क्या होता है, काला। ये क्या होता है, काला। बट छोटे छोटे जब प्रकाश आती है, श्वेत प्रकाश जब आती है और ये छोटे छोटे कणों से टकराती है, बहुत छोटे छोटे कणों से, तो कैसा निकलता है, ब्लू। तो क्या आपको कभी कभी ब्लू नजर आता है कि नहीं आता है, यस। फिर प्रकाश किरण आई,
और अबर, ये तो बहुत छोटा वाला हो गया, बहुत छोटा कण, बहुत छोटा कण। ये हो गया मिडिल छोटा, मतलब मिडिल वाले जो होते हैं ना, मिडिल वाले छोटे। अगर इससे टकराते हैं तो यहाँ से निकलते हैं क्या, रेड। क्या निकलते हैं, रेड। तो आपको नजर आता होगा कभी कभी पूरा लाल दिखता होगा, दिखता है कि नहीं दिखता है? तो ये लाल क्यों दिखता है? क्योंकि ये मिडिल वाले से टकराते हैं, मिडिल वाले साइज वाले है ना कण से टकराते हैं, तो कौन सा कलर निकलता है, रेड निकलता है। और आप देखेंगे कि आपके घरों में, आपके स्कूल में, आपके हर जगह अभी लाइट लगाया जाता है रूम में, और रूम में जब लाइट लगाया जाता है तो वहाँ से किरण निकलती है। तो क्या किरण आपको वाइट दिखती नहीं दिखती है? आखिर वाइट क्यों दिखा? क्योंकि जो आती है प्रकाश वो बड़े बड़े कणों से टकराती है, तो यहाँ से वाइट कलर निकलते हैं जो हमें घर में दिखाई देते हैं, हमारे घर में ही होते हैं ये बड़े बड़े वाले कण। तो बोलिएगा सर तो इस कण को कैसे देख पाएंगे? हम क्या अपने रूम में जो बड़े बड़े कण है वो देख पाते क्या? नहीं। साइंस, सोचिए कि साइंस में कितनी बड़ी छोटी कण है जो हम अपने रूम वाले कण को नहीं देख पाते। तो बताइए क्या इस आकाश वाले देख पाएंगे? नहीं। इसलिए सुनते हो कि आकाश नीला क्यों होता है? सुनते हो कि नहीं सुनते हो कि आकाश नीला क्यों होता है? नीला इसलिए होता है कि वहां पे क्या, कौन से कण होते हैं? बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। जब वहां पे सूर्य की प्रकाश आती है तो उससे टकराती है तो कौन सा निकलता है? ब्लू कलर निकलता है। नहीं आया कि नहीं आया? तो कहानी कहाँ स्टार्ट था? मैंने एक आपको क्वेश्चन किया बच्चों, मैंने आपको एक क्वेश्चन किया। क्या किया? कि जो आप ये वायुमंडल को देखते हैं, जो आकाश को देखते हैं, आखिर ये है क्या? आखिर इसका कलर क्या है? तो आप लोग कोई बोले लाल, कोई बोले पीला, कोई बोले नीला, कोई बोले रेड। हमने बोला काला होता है। क्या होता है? काला होता है। तो बोलिए प्रूफ कीजिए। तो हम बोले प्रूफ करते हैं। प्रूफ इस प्रकार किया हम जानते हैं कि हमारा जो सूर्य है वो श्वेत प्रकाश की किरण को निकालता है। जब प्रकाश किरण को निकालता है तो ही लाइट का चेंजेज होता है। लेकिन एक्चुअली कैसा होता है? लाइट एक्चुअली होता है कैसे? काला। क्योंकि आप जानते हो कि जब लाइट नहीं होती है, जब दिन नहीं होता है, तो पूरा संसार कैसा दिखता है? काला। कैसा दिखता है? काला। तो आपको बता रहे बच्चों कि आखिर हमारा पूरा वायुमंडल क्या है? काला है। बट जब सूर्य की प्रकाश आती है, जब किरणें आती है, तो कलर चेंज होती है। कभी आपको दिखता होगा नीला आकाश, कभी दिखता होगा आपको रेड का आकाश, कभी आपको दिखता होगा व्हाइट। रीजन क्या है? तो मैं आपको बताता हूं। जब सूर्य की प्रकाश बहुत छोटे छोटे कण से टकराते हैं तो हमें ब्लू नजर आते हैं। जब सूर्य की प्रकाश, श्वेत प्रकाश, जब थोड़ा बड़ा बड़ा कण से टकराते हैं तो रेड कलर निकालते हैं। और जब सूर्य के प्रकाश थोड़ा बड़ा बड़ा वाले कण निकालते हैं, बड़ा बड़ा कण से टकराते हैं, तो व्हाइट कलर के कलर निकालते हैं, जो हम लोग अपने घरों में भी देख पाते हैं। नहीं देख पाते? क्या देख पाते हैं? क्या रीजन समझ में आ गया? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया? ये था रीजन। तो आप लोग आज से क्या बोलोगे कि वायुमंडल कैसा होता है? लाल, सफेद, ब्लू, काला। क्या बोलिएगा? काला होता है। लेकिन जब श्वेत प्रकाश जब आती है, जब छोटे कण से टकराते हैं, तो कैसा निकलता है? ब्लू। इसलिए आपको जो आकाश होता है कैसे दिखाई देता है? ब्लू। क्योंकि वहां पे बहुत क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं। अब बताइए, अगर आपको कभी रेड दिखा तो आप क्या सोचोगे? कि जो प्रकाश है, किरण है, श्वेत प्रकाश, वो किससे टकराया होगा? मिडिल वाले कणों से, जो थोड़ा उससे बड़े बड़े होते हैं। और मान लीजिए थोड़ा बड़े बड़े वाले कण से टकराएंगे तो क्या निकलेंगे? व्हाइट कलर निकलेंगे। ये कॉन्सेप्ट था। यहाँ लिखा है, देखिए, अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले कलर निकालते हैं। नीले मतलब ब्लू। बड़े आकार के कण अधिक तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है वेवलेंथ। क्या होता है? वेवलेंथ। अधिक जिसका वेवलेंथ होता है ना। तो हम जानते हैं कि रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है? सबसे ज्यादा। इसलिए देखते हैं कि आप स्टॉपेज, जहां स्टॉप होता है वहां रेड कलर का लगाया जाता है। लाल परिकिरण निकालता है। और अधिक परिकिरण करने वाले कणों का साइज बहुत बड़ा है तो क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश निकालता है। बहुत बड़ा का मतलब आप अपने घरों में देख पाते बड़ा वाला कण। मान लीजिए साइंस में मान लीजिए कितनी बड़ी कण को बनाया गया, कितनी छोटी कण बनाया गया है, आप उसको देख भी नहीं पाते। खतरे का संकेत लाल रंग क्यों होता है? वही है कि लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम परिकिरण होता है, इसलिए यह दूर से भी देखने पर भी दिखाई देता है। क्योंकि वेवलेंथ क्या होता है उसका? ज्यादा। उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ज्यादा, है ना। अब अगला, ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला क्यों नहीं जाता है? आप बताइए, काला क्यों आता है? क्योंकि वहां लाइट पहुंच पाएगी क्या? और जहां लाइट नहीं, वह पूरा का पूरा क्या होगा? काला नजर आएगा, है ना। क्योंकि इतनी ऊंचाई पर परिकिरण सुस्पष्ट नहीं दिखाई देता है। इसलिए बोले कि हमारा
जो हमारा बोल रहे हैं कि जो आकाश है, वायुमंडल है, वो कैसा होता है? काला होता है। बट जब 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 लाइट आएगी तो ही अपना रंग को वो चेंज करेगा। अगर बहुत छोटे कण से टकराएगा तो ब्लू निकालेगा, मतलब नीला होगा। अगर थोड़े मिडिल वाले से टकराएगा तो क्या बोलेंगे? रेड होगा। और अगर थोड़ा बड़ा वाला से टकराएगा तो क्या बोलेंगे? वाइट होगा, जो हम लोग घर में होते हैं। ये था आपका पूरा का फुल कॉन्सेप्ट बाबू, ये समझा दिए आपको हम, है ना। ये कॉन्सेप्ट था और पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। इसे आप नोट कर सकते हैं, इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं और इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके बच्चा, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट बच गया था 3 कॉन्सेप्ट, जिसका पहला कॉन्सेप्ट था कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो मैं आपको बता दिया, आपको बता दिए थे कॉन्सेप्ट कि हमारा जो प्रकाश किरण था, जो श्वेत प्रकाश था, जब वो छोटे छोटे कण से टकराते हैं तब उसका आकाश का जो कलर होता है, स्वच्छ आकाश का जो रंग होता है, वो नीला नजर आता था। वही बोले कि जब मिडिल वाले छोटे से टकराएगा तो रेड होगा, लेकिन जब थोड़े बड़े बड़े से टकराएंगे तो वाइट होगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बचा? स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन कि हमारा जो आकाश है वो नीला होता है ना। स्काई जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो सुनिएगा, वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का आकार दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। छोटा नहीं, बहुत छोटा होता है। और जब बहुत छोटा होता है तो कोई भी श्वेत प्रकाश जब टकराता है बहुत छोटे छोटे कण से, तो उसका जो रंग होता है, वो प्रकाश जो किरण निकालता है, वो निकालता है ब्लू कलर। ये कण कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन करने में अधिक प्रभावी होते हैं। तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है वेवलेंथ। तुम जानते हैं कि ब्लू का वेवलेंथ क्या होता है? कम होता है। आगे, अंततः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायुमंडल के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग की अधिक प्रबलता से परिकिरण करते हैं, है ना। अंततः हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेड कलर है वो कम दिखता है और ब्लू कलर अधिक दिखता है। दिखता है सारे कलर, लेकिन सिर्फ हमारा दृश्य कौन होता है? नीला, मतलब ब्लू कलर। क्या होता है? ब्लू कलर। आखिर सारे कलर निकलते हैं, लेकिन क्या सारे कलर दिखते हैं? क्या नहीं, क्योंकि ज्यादा परिकिरण किसका होता है? ब्लू कलर का, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम। और तरंगदैर्घ्य कम तो उसका लाइट हमें दिखता है। बादल सफेद क्यों प्रतीत होता है? बताइए, बादल सफेद क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि वहां पे कौन से कण से टकराए? बड़े बड़े कण से टकराए। इस कारण से बादल क्या दिखाई देते? सफेद दिखाई देते हैं। बादल सूक्ष्म पानी की बूंदों से बने होते हैं। ये सूक्ष्म बूंदों का आकार दृश्य किरणों की तरंगदैर्घ्य की सीमा से क्या होता है? अधिक होता है ना। इसलिए जब श्वेत प्रकाश इन कणों से टकराता है तो सभी दिशा में परिवर्तित या परिकिरण हो जाता है। और जब सभी दिशा में होगा तो कौन कलर आएगा? व्हाइट आएगा। क्या आएगा? व्हाइट। क्योंकि श्वेत प्रकाश के सभी रंग परिवर्तित या परिकिरण अधिकतम समान रूप से होते हैं, इसलिए हमें श्वेत रंग दिखाई देते हैं। देखिए बच्चों, अगर समान कलर निकलेगा तो आपको श्वेत ही दिखेगा, मतलब व्हाइट दिखेगा। लेकिन बताइए, कोई अगर ज्यादा दिख जाए, अगर ज्यादा दिख जाए तो आपको, जैसे ब्लू ज्यादा दिख गया था इसलिए आपको नीला नजर आ रहा था। तो अगर समान आएगा तो श्वेत दिखेगा, और अगर समान नहीं आएगा तो आपको ब्लू दिखेगा, रेड दिखेगा, और अगर समान आएगा तो श्वेत दिखेगा। ठीक है, इस कारण से बादल सफेद नजर आता है। तो अगर सिंपल कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो क्या बोलेगा? कि वायुमंडल में बहुत छोटे कण से जब सूर्य श्वेत का प्रकाश टकराते हैं, श्वेत प्रकाश टकराते हैं तो उसका कलर कैसा दिखता है? नीला दिखता है। और बादल सफेद क्यों होते हैं? क्योंकि वो किससे टकराते हैं? वो टकराते हैं हमारे बड़े बड़े कण से टकराते हैं। और लास्ट में ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, उसके बारे में देखिए। तारे की अपेक्षा पृथ्वी के काफी नजदीक होते हैं। कौन? ग्रह। तारे बहुत दूर होते हैं और ग्रह उससे नीचे होते हैं, इसलिए उसे प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है। सही बात है, लेकिन क्या हमारा ग्रह प्रकाश देता है? क्या नहीं। स्रोत माना जाता है, लेकिन वो देता है क्या? नहीं। आदि ग्रह की प्रकाश के बिंदु स्रोतों का संग्रह माने तो प्रत्येक स्रोत, है ना, द्वारा हमारे आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कुल परिवर्तित, है ना, का औसत मान शून्य हो जाता है, जिस कारण से ग्रह टिमटिमाता नहीं है। अरे किसी का मान जब शून्य हो जाता है तो ग्रह कोई टिमटिमाएगा नहीं। अब जैसे मानो जब हम तारा पढ़ रहे थे तो तारे का कभी कम हो रहा था तो कभी ज्यादा हो रहा था, कभी कम हो रहा था कभी ज्यादा हो रहा था, इसलिए हमारे तारे क्या होते? टिमटिमा रहे थे। बट ग्रह का जो प्रकाश की किरण है वो क्या हो गया? शून्य। और जिसका शून्य तो उसका क्या कोई कलर आएगा? कोई टिमटिमाता नजर आएगा? नहीं आएगा।
तो बच्चों इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट था आपका पूरा का पूरा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं आप लोगों को कि मैंने मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार पाठ 10 खत्म कर दिया क्लास 10th का, और मैंने एक खत्म कर दिया प्रकाश का परिवर्तन एवं अपवर्तन खत्म कर दिया। सो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे क्लास 10th के बच्चे हैं वो दोनों चैप्टर बढ़िया से पढ़ें और बढ़िया से अपना नोट्स बनाएं, लास्ट में आपको काम आएगा। और अगला ही चैप्टर हम लेकर आ रहे हैं, हमारा नया चैप्टर विद्युत। सो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बच्चों।